मैं और मेरे पति समीर अपनी 8 वर्षीय बेटी के साथ एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे। अचानक बेटी चिनू के हाथ के दबाव से चम्मच उसकी प्लेट से छिटक कर उसके कपड़ों पर गिर गया और सब्जी छलक कर फैल गई। यह देखते ही समीर ने आंखें घूरते हुए उसे डांटते हुए कहा, चिनू, तुम्हें कब अक्ल आएगी? कितनी बार समझाया है कि प्लेट को संभाल कर पकड़ा करो, लेकिन तुम्हें समझ ही नहीं आता। आखिर अपनी माँ के गंवारपन के गुण तो तुम्हें आएंगे ही ना। यह सुनते ही मैं तमतमा कर बोली, अभी बच्ची है, यदि प्लेट से सब्जी गिर भी गई तो कौन सी आफत आ गई है? तुमसे क्या कभी कोई गलती नहीं होती? और इसमें गंवारपन वाली कौन सी बात है? बस तुम्हें मुझे नीचा दिखाने का कोई ना कोई बहाना चाहिए। सुमन, तुम्हें बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं। इसे टेबल मैनर्स आने चाहिए। मैं नहीं चाहता इसमें तुम्हारे गुण आए। मैं जो चाहूँगा इसे सीखना पड़ेगा। मैंने क्रोध में आकर उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, यह तुम्हारे हाथ की कठपुतली नहीं है कि उसे जिस तरह चाहो नचा लो। और फिर कभी तुमने ये सोचा है कि इतनी सख्ती करने का इस नन्ही सी जान पर क्या असर होगा? वह तुमसे दूर भागने लगेगी। मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। कहते हुए समीर चम्मच प्लेट में पटक कर बड़बड़ाता हुआ रेस्टोरेंट के बाहर निकल गया और गाड़ी स्टार्ट करके घर गया। मेरी नज़र चिनू पर पड़ी। वह चम्मच को हाथ में पकड़े हमारी बातें मुखदर्शक बनी सुन रही थी। उसका चेहरा बुझ गया था। उसके हाव भाव से लग रहा था जैसे वह बहुत आहत है कि उससे ऐसी गलती हुई जिसकी वजह से हमारा झगड़ा हुआ। मैंने उसका फ्रॉक नैपकिन से साफ किया और फिर पुचकाराते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, गलती तो किसी से भी हो सकती है। तुम अपना खाना खाओ। नहीं मम्मा, मुझे भूख नहीं है, मैंने खा लिया। कहते हुए वह उठ गई। मुझे पता था कि अब वह नहीं खाएगी। सुबह वह कितनी खुश थी जब उसे पता चला था कि आज हम बाहर डिनर पर जाएंगे। यह सोचकर मेरा मन रोना सा हो गया कि मैं समीर की बात पर प्रतिक्रिया नहीं देती तो बात इतनी नहीं बढ़ती। मगर मैं भी क्या करती? आखिर कब तक बर्दाश्त करती? मुझे नीचा दिखाने का लिए बात बात में चिनू को मेरा उदाहरण देकर ही अपनी माँ जैसी मत बन जाओ। उसे डांटता रहता है। मेरी चिढ़ को उस पर निकालने की उसकी आदत बनती जा रही थी। हम दोनों कैब लेकर घर आए तो देखा समीर दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में था। हम भी आकर सो गए, लेकिन मेरा मन इतना अशांत था कि उसके कारण मेरी आंखों में नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने बगल में लेटी चिनू को भरपूर दृष्टि से देखा। कितनी मासूम लग रही थी वह। आखिर उसकी क्या गलती थी कि वह हम दोनों के झगड़े में पीछे? विवाह होते ही समीर का पैशाचिक व्यवहार मुझे खलने लगा था। मुझे हैरानी होती थी यह देखकर कि विवाह के पहले प्रेमी समीर के व्यवहार में पति बनते ही कितना अंतर आ गया। वह मेरे हर काम में मिनमेक निकाल कर यह जताना कभी नहीं चूकता कि मैं छोटे शहर में पली हूँ। यहाँ तक कि वह किसी और की उपस्थिति का भी ध्यान नहीं रखता था। इससे पहले कि मैं समीर को अच्छी तरह समझूं, चिनू मेरे गर्भ में आ गई। उसके बाद तो मेरा पूरा ध्यान ही आने वाले बच्चे की अगवानी की तैयारी में लग गया था। मैंने सोचा कि बच्चा होने के बाद शायद उसका व्यवहार बदल जाएगा। मैं उसके पालन पोषण में इतनी व्यस्त हो गई कि अपने मान अपमान पर ध्यान देने का मुझे वक्त ही नहीं मिला। वैसे चिनू की भौतिक सुख सुविधा में वह कभी कोई कमी नहीं छोड़ता था। वक्त मुट्ठी में रेत की तरह फिसलता गया और चिनू 3 साल की हो गई। इन सालों में मेरे प्रति समीर के व्यवहार में रत्ती भर परिवर्तन नहीं आया। खुद तो चिनू के लिए सुविधाओं को उपलब्ध करा करा ही अपने कर्तव्य की इतिश्री समझाता था, लेकिन उसके पालन पोषण में मेरी कमी निकालकर वह मुझे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। धीरे धीरे वह इसके लिए चिनू को अपना हथियार बनाने लगा कि वह भी मेरी आदतें सीख रही है, जो कि मेरे लिए असहनीय होने लगा था। इस प्रकार का वाद विवाद रोज़ का ही हिस्सा बन गया था और बढ़ता ही जा रहा था। मैं नहीं चाहती थी कि वह हमारे झगड़े के दलदल में चिनू को भी घसीटे। चिनू तो सहमी हुई मुखदर्शक बनती रहती थी और आज तो हद हो गई थी। वास्तविकता तो यह है कि समीर को इस बात का बड़ा घमंड है कि वह इतना कमाता है और उसने सारी सुख सुविधाएं हमें दे रखी है।
और वह पैसे से सारे रिश्ते खरीद सकता है। मैं सोच में पड़ गई कि स्त्री को हर अवस्था में पुरुष का सुरक्षा कवच चाहिए होता है, फिर चाहे वह सुरक्षा कवच स्त्री के लिए सोने के पिंजरे में कैद होने के समान ही क्यों ना हो। इस कैद में रहकर स्त्री बाहरी दुनिया से तो सुरक्षित हो जाती है, लेकिन इसके अंदर की यातनाएं भी कम नहीं होती। पिछली पीढ़ी में स्त्रियां आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं होती थी, इसलिए असहाय होने के कारण पति द्वारा दी गई यातनाओं को मनमार कर कर स्वीकार कर लेती थी। उन्हें बचपन से ही छुट्टी पिला दी जाती थी कि उनके लिए विवाह करना आवश्यक है और पति के साथ रहकर ही वे सामाजिक मान्यता प्राप्त कर सकती है। इसके इतर उनका कोई वजूद ही नहीं है। मगर अब स्त्रियां आत्मनिर्भर होने के साथ साथ अपने अधिकारों के लिए भी जागरूक हो गई है। फिर भी कितनी स्त्रियां हैं जो पुरुष के बिना रहने का निर्णय ले पा रही है। लेकिन मैं यह निर्णय लेकर समाज की सोच को झुटला कर रहूंगी। तलाक लेकर नहीं, बल्कि साथ रहकर। तलाक ही हर दुखद वैवाहिक रिश्ते का अंत नहीं होता। आखिर यह मेरा भी घर है, जिसे मैंने तन मन धन से संवारा है। इसे छोड़कर मैं क्यों जाऊं? लड़कियों का विवाह हो जाता है तो उनका अपने मायके पर अधिकार नहीं रहता। विवाह के बाद पति से अलग रहने की सोचे तो वही उस घर को छोड़कर जाती है। फिर उनका अपना घर कौन सा है जिस पर वे अपना पूरा अधिकार जता सके? अधिकार मांगने से नहीं मिलता, उसे छीनना पड़ता है। मैंने मन ही मन एक निर्णय लिया और बेफिक्र होकर सो गई। सुबह उठी तो मन बड़ा भारी हो रहा था। समीर अभी भी सामान्य नहीं था। वह ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था तो मैंने टेबल पर नाश्ता लगाया, लेकिन वह ऑफिस में नाश्ता कर लूँगा बड़बड़ाते हुए निकल गया। मैंने भी उसकी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। चिनू आकर मुझसे लिपट गई, बोली, मम्मा, पापा को इतना गुस्सा क्यों आता है? मुझसे थोड़ी सब्जी ही तो गिरी थी। आपको याद है, उनसे भी चाय का कप लुढ़क गया था और आपने उनसे कहा था कि कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। फिर तुरंत कपड़ा लाकर आपने सफाई की थी। मेरी गलती पर पापा ऐसा क्यों नहीं कहते? मुझे पापा बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। जब वे ऑफिस चले जाते हैं तब घर में कितना अच्छा लगता है। सब ठीक हो जाएगा बेटा, तू परेशान मत हो, मैं हूं ना, कहकर मैंने उसे अपनी छाती से लगा लिया और सोचने लगी कि इतनी प्यारी बच्ची पर कोई कैसे गुस्सा कर सकता है। यह समीर के व्यवहार का कितना अवलोकन करती है और इसके बाल सुलभ मन पर उसका कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। समीर और मुझमें बोलचाल बंद रही। कभी कभी वह औपचारिकतावश चिनू से पूछता कहीं जाने के लिए, तो वह यह देखकर कि वह मुझसे बात नहीं करता है, उसे साफ मना कर देती थी। वह सोचता था कि कोई प्रलोभन देकर वह चिनू को अपने पक्ष में कर लेगा, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। समीर की बेरुखी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। मनमानी भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। जब तक घर का खाना छोड़कर बाहर खाने चला जाता, मैं भी उसके व्यवहार को अनदेखा करके चिनू के साथ खुश रहती। यह स्थिति 15 दिन रही। एक दिन मैं चिनू के साथ कहीं से लौटी तो देखा समीर ऑफिस से अप्रत्याशित जल्दी लौटकर घर में बैठा था। मुझे देखते ही गुस्से में बोला, क्या बात है, आजकल कहाँ जाती हो? बताने की भी ज़रूरत नहीं समझी जाती। उसकी बात बीच बीच में काट कर मैं बोली, तुम बताते हो कि तुम कहाँ जाते हो? मेरी बात और है, क्यों तुम्हें गुलछर उड़ाने की इजाज़त है? क्योंकि तुम पुरुष हो, मुझे नहीं? क्योंकि लेकिन तुम्हें तकलीफ़ क्या है? तुम्हें किस चीज़ की कमी है? हर सुख घर में मौजूद है, पैसे की कोई कमी नहीं, जो चाहे कर सकती हो। गुलछर उड़ाने वाली बात सुनकर वह थोड़ा संयम होकर मेरी बात को बीच में ही रोककर बोला, क्योंकि उसके और उसकी कुलीक सुमन के विवाहेतर संबंध से मैं अनभिज्ञ नहीं थी। तुम्हें क्या लगता है, इन भौतिक सुखों के लिए ही स्त्री अपने पूर्व रिश्तों को विवाह की सप्तपदी लेते समय ही हवन कुंड में झोंक देती है और बदले में पुरुष उसके शरीर पर अपना प्रभुत्व समझकर जब चाहे नोच खसोट कर अपनी मर्दांगी दिखाता है? स्त्री भी हाड़ मांस की बनी होती है, उसके पास भी दिल होता है, उसका भी स्वाभिमान होता है। वह अपने पति से आर्थिक सुरक्षा के साथ साथ मानसिक और सामाजिक सुरक्षा की भी अपेक्षा करती है। तुम्हारे घर वाले तुम्हारे सामने मुझे कितना भी नीचा दिखा ले, लेकिन तुम्हारी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। तुम मूक दर्शक बने खड़े देखते रहते हो। स्वयं हर समय मुझे नीचा दिखाकर मेरे मन को कितना आहत करते हो, यह कभी सोचा है? ठीक है, यदि तुम यहाँ खुश नहीं हो तो अपने मायके जाकर रहो, लेकिन चिनू तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। वह मेरी बेटी है, उसकी परवरिश में मैं कोई कमी नहीं रहने देना चाहता।
मैं उसका पालन पोषण अपने तरीके से करूँगा। मैं नहीं चाहता कि वह तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे स्तर की बने। समीर के पास जवाब देने को कुछ नहीं बचा था, इसलिए अधिकतर पुरुषों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला अंतिम वार करते हुए चिल्लाकर बोला, चिल्लाओ मत, सिर्फ पैदा करने से ही तुम चिन्नू के बाप बनने के अधिकार नहीं हो सकते। वह तुम्हारे व्यवहार से आहत होती है। आजकल के बच्चे हमारे ज़माने के बच्चे नहीं हैं कि उन पर अपने विचारों को थोपा जाए। हम उनको उस तरह नहीं पाल सकते जैसे हमें पाला गया है। इनके पैदा होने तक समय बहुत बदल गया है। मैं उसे तुम्हारे श्वासनात्मक तरीके से परवरिश के दलदल में नहीं घुसने दूंगी। मैं उसके लिए वह सब करूंगी जिससे कि वह अपने निर्णय स्वयं ले सके। और मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारी संपत्ति नहीं। यह घर मेरा भी है। जाना है तो तुम जाओ, मैं क्यों जाऊँ? इस घर पर जितना तुम्हारा अधिकार है उतना ही मेरा भी है। समाज के सामने मुझसे विवाह किया है, तुम्हारी रखेल नहीं हूँ। जमाना बदल गया, लेकिन तुम पुरुषों की स्त्रियों के प्रति सोच नहीं बदली। सारी वर्चनाएं, सारे कर्तव्य स्त्रियों के लिए क्यों? उनकी इच्छाओं आकांक्षाओं को तुम पुरुषों की नज़रों में कोई मूल्य नहीं है। उनके बावजूद का किसी को एहसास तक भी नहीं। लेकिन स्त्रियां भी क्यों उर्मिला की तरह अपने पति के निर्णय को ही अपनी नियत समझकर स्वीकार लेती है? क्यों अपने सपनों का गला घोटकर पुरुषों के दिखाए मार्ग पर आंख मूंद कर चल देती है? क्यों अपने जीवन के निर्णय स्वयं नहीं ले पाती? क्यों औरों के सुख के लिए अपना बलिदान करती है? अभी तक मैंने भी यही किया, लेकिन अब नहीं करूँगी। मैं इसी घर में स्वतंत्र होकर अपनी इच्छानुसार रहूँगी। समीर पहली बार मुझे भाषणात्मक तरीके से बोलते हुए देखकर अवाक रह गया। पापा, मैं आपके पास नहीं रहूँगी। आप मुझे प्यार नहीं करते, हमेशा डांटते रहते हैं। मैं मम्मा के साथ रहूँगी और मैं उनकी तरह ही बनना चाहती हूँ। आई हेट यू पापा। पर्दे के पीछे खड़ी चिन्नू, जो कि हमारी सारी बातें सुन रही थी, बाहर निकलकर रोष और खुशी के मिश्रित आंसू बहने लगी। मैंने देखा कि समीर पहली बार चेहरे पर हारे हुए खिलाड़ी के से भाव लिए मुखदर्शक बना रह गया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।